कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल दीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो संसाधन है, हालांकि संसाधन में जो भाई साहब आपका लगभग 6 चैप्टर है, ठीक है ना, उन सभी को मिला करके, ठीक है ना, इस तरह क ख ग घ इस तरह करके आपको खनिज संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, ठीक है ना, इस तरह करके क्या हुआ है, बहुत सारा मतलब 5 से 6 चैप्टर दिया हुआ है और उन सभी को मिला करके जो है ना एक ही जगह ऑब्जेक्टिव हम बनाए हुए हैं। एक फर्स्ट वाला वीडियो तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ये सेकंड वीडियो है जिसमें से पहले वाले जो वीडियो में हुआ था हम लोगों का, उसमें से 30 तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया हुआ था। बट आज जो है हम लोग क्या करेंगे, 31 से शुरू करेंगे। यहाँ तक ले हम लोगों ने, यहाँ जो 30 क्वेश्चन है यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ था। बट आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 31 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मस्त जितने भी इंपॉर्टेंट मस्त इंपॉर्टेंट है सब ऑब्जेक्टिव वीडियो है, क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको रखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को रखे हुए हैं। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उन सभी को रखे हुए हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गवाएं मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। जो यहाँ पर है पहला 31 जो क्वेश्चन है, 31वां नंबर का क्वेश्चन है। करे क्या, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में भूदान के लिए, यानी विनोबा भावे के द्वारा 1951 में ये शुरू किया गया था मेरे भाई। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय विनोबा भावे ने भारत में महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित होते थे ये, ठीक है ना। और उस समय भारत में जो है जितने भी बड़े बड़े गांव में जो जमींदार होते थे ना, उनके पास जाकर के रिक्वेस्ट करते थे कि जो छोटे छोटे गरीब किसान हैं उनको अपने जमीन के कुछ हिस्सों को वो दान कर दे, ठीक है ना, ताकि उनकी भी जीवन, उनकी भी घर चल सके। इसके लिए क्या था, ये भूदान आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए उत्तराखंड। सोपानी कृषि बेसिकली जितने भी पहाड़ी इलाका होता है वहां पर, ये बात समझ ली, सीढ़ीनुमा कृषि मतलब की जाती है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सोपानी कृषि बेसिकली। और ये उत्तराखंड, इसमें से अगर आप चारों देखेंगे ऑप्शन तो ये उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे आपको सोपानी कृषि देखने को मिलता है, ठीक है ना। आप आगे देखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला भी क्वेश्चन है। करे भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि रखी हुई है? देखिए भारत में जो भूमि का जो है ना टोटल क्या किया हुआ है, वर्गीकरण किया गया हुआ है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि कितना है, चारागाह के लिए कितना है, वन के लिए कितना है, ठीक है ना। तो उसमें से अगर चारागाह की बात करेंगे तो 4.71% जो है चारागाह के लिए क्या है, ये हमारे देश में क्या है, भूमि उपलब्ध है। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास, यहाँ ह्रास होगा, हयास हो गया है, ठीक है ना, यहाँ ह्रास होगा, ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? यानी इनमें से कौन सा उपाय जो है भूमि ह्रास के संरक्षण में, यानी भूमि का जो निम्नीकरण होता है, भूमि की जो क्वालिटी, मिट्टी की जो क्वालिटी कम हो रही है, तो इनमें से कौन ऐसा जो तरीका है वो इनको कम कर सकता है, भूमि ह्रास के संरक्षण के लिए बेटर हो सकता है? तो देखिए बाढ़ नियंत्रण बिल्कुल ये सही है, जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाना बिल्कुल गलत हो जाएगा, भूमि में जलमग्न रखना गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। यानी बाढ़ को अगर नियंत्रित रखा जाए तो भूमि का जो ह्रास हो रहा है, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, बर्बादी जो हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रहा है, मिट्टी बंजर होते जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जो भी फसल बर्बाद हो, जिससे फसल का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसके वजह से बाढ़ को अगर नियंत्रित किया जाए तो भूमि ह्रास को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन क्या? तो याद रखिएगा आपका एंड्रीन हो जाएगा, एंड्रीन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल देखिए, जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है जो बार बार नया होते रहता है, तो नवीकरणीय को हम चक्रीय भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहेंगे, तो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर हम बात कीजिए कि ये ग्लोब है,
तो ग्लोब में भाई साहब यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा यानी भूमि के जो मध्य में है रेखा, इसीलिए भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना, यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको स्थल गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध। जबकि नीचे में जो है ना महासागर ये सब बहुत ज्यादा है, जल का मतलब की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको जल गोलार्ध कहते हैं। तो एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि पृथ्वी के किस भाग को मतलब कि जल गोलार्ध कहते हैं, या ठीक है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को, वाह क्वेश्चन आ ही गया, किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं, तो अभी जस्ट बात की है दक्षिणी गोलार्ध को। स्थल गोलार्ध कहेगा तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अगर महासागर की बात करें तो 96.5, पीने वाले जल की बात करें तो 2.5, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है, तो यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस डाटा को थोड़ा सा हमेशा आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से पूछ देता है। महासागर वाला, मृदु जल वाला, ये हर मतलब कि लगभग 2-2 साल पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। करेगा हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्न में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं। तो कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां वो पूर्वोरोपित, पूर्ववर्ती, वलयाकार, आयताकार, पूर्ववर्ती हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। इसमें से क्या हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र से जितने भी नदियां बहती है, हिमालय क्षेत्र में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 नदी है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, और एक सिंधु नदी है, एक सिंधु नदी है। क्लियर हो रहा है। तो यानी अगर हम 3 नदी की बात करें तो ये 3 नदी क्या है, हिमालयी नदियां हैं, ठीक है ना, इसमें से महत्वपूर्ण है। और उसमें से जो डी नंबर है भाई साहब मेरे, वो क्या है आपका पूर्ववर्ती, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है। अभी जस्ट बताया 3 गो हिमालय अपवाह तंत्र में ने हिमालयी नदियां में 3 गो है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। महानदी यहाँ पर नहीं हो जाएगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य है। तो भारत नेपाल के मध्य जो है काली नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कोसी, गंडक ये सब ध्यान दिमाग में रखे होंगे, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ काली नदी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा अगर बात किया जाए तो 65%। ये तो बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत में अगर सबसे ज्यादा अधिक जल का उपयोग किया जाता है तो वो सिंचाई में किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग एकदम बिल्कुल लगभग 100 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे आज, ठीक है ना। और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम सब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे एकदम मस्त बवाल तरीका से, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंचाई में। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय, यानी नागरीय गलती से लिखा गया है, नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा कि भारत में जो है जल की आपूर्ति जो है घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में 11% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ था कि देश के बांध जो हैं वो भारत के मंदिर की तरह हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों के दुखों का निवारण होता है। इस मद्देनजर रखते हुए ये इन्होंने कहा हुआ था कि भारत की जो मंदिर है, ये जो भारत के जो बांध है यानी बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ पर ऐसे भी हो जाता है बहुउद्देशीय बांध को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, परियोजना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो अगर कहेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर होगा, ये दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा मेरे भाई कि जब भी पूछेगा नागा अर्जुन सागर, ठीक है ना, तो ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। कौन सा, कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, एमपी यानी मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पे, कृष्णा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य के महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो जब भी कहेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो याद रखिएगा राजस्थान में ये दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है जो लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी परियोजना है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी परियोजना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वही हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। देखिए जब भी कहेगा सरदार सरोवर तो याद रखिएगा आपको नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस पर है, नर्मदा नदी पर। एग्जाम में ये लगभग 3 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, किस नदी पर है, तो याद रखिए नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, तो याद रखिए सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की जो है पहली सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि वान सागर नामक जलाशय निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सोन नदी पर किया गया है। वान सागर सोन नदी पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कराएंगे, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अगर विश्व में भारत का स्थान पूछा जाए तो 133वां नंबर पर है। अगला क्वेश्चन करें क्या, भारत यानी यही इसका मतलब आप समझे, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल, मानी एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितना जल उपलब्ध हो पा रहा है। यानी अगर हम लोग बात करें कि डाटा, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को एक वर्ष में 1000 लीटर के जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इस हिसाब से एक तो जेन्युइन हो गया कि 1000 लीटर जल की एक नॉर्मल डाटा बता रहा है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो 1000 लीटर जल की आवश्यकता अगर पड़ रही है तो उस हिसाब से भारत पूरे विश्व में कितने नंबर पे आता है, तो 133वां नंबर पे आता है। यानी जितना एक व्यक्ति को एक साल में जल चाहिए उतना भारत के लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से, ये तो बहुत बार एकदम वीवीआई मोस्ट वीवीआई बवाल क्वेश्चन है, इसमें आर्सेनिक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस तत्व का सांकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का। करें कि इनमें से मछलियों का अस्तित्व खतरे में कौन डालता है, तो बिल्कुल दूषित जल, जो प्रदूषित जल है वही मछली या फिर जो भी जलीय जीव है उनके जीवन को प्रदूषित कर रहे हैं या फिर उनके जीवन को खतरों में डाल रहे हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बिल्कुल हम लोग जान रहे हैं मानसीराम, ठीक है ना। मानसीराम पहले चेरापूंजी था, अब मानसीराम हो चुका है। यहाँ पर मानसिम राम, ठीक है ना, मानसिम राम। अगला क्वेश्चन करें क्या, वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाया जा किस राज्य में बनाया। अब वर्षा जल संग्रहण, देखिए वर्षा जल संग्रहण का जो ढांचा है वो किस राज्य के हर घर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है जल की मतलब कमी होती है, बात समझे कि नहीं। अब जल की कमी की बात कहने का मतलब मेरा वही है कि जहाँ पे शुद्ध जल जो पीने वाला जल है ना वहाँ पे कम है, बात समझे कि नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जब आप दिमाग लगा लेंगे मेरे भाई तो आराम से आप कर सकते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है मेरे भाई जहाँ पे जो है ना प्रत्येक घर में जब घर बनता है तो पानी को, बात समझ कि नहीं, जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अरे भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना शुरू किया था, 1986 में। कब शुरू किया था, 1986 में। नेक्स्ट कह रहा है क्या, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो FAO के अनुसार अगर हम लोग देखें तो मेरे भाई लगभग 1948 में पूरे विश्व की बात करें तो 4 अरब हेक्टेयर, कितना हो जाएगा आपको, 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, बात समझे कि नहीं। करेक्ट। 2001 में भारत में वन आच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था। देखिए ये जो था ना आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाटा बढ़ते चला जाएगा। 2001 कहेगा तो 19.27। अगर भाई साहब इसी की बात अगर किया जाए 2000, अगर हम लोग बात करें लगभग 11 की बात किया जाए, 2011 की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसमें से 20.60 भी आएंगे, ठीक है ना, 20.60 भौगोलिक क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, ठीक है ना। ऐसे तो वर्तमान की बात किया था 21 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ टाइम और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 20.60% क्या है, यहाँ पे आपको सही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम देना चाहिए 2011, ठीक है ना, तो 2011। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 में आपको अभी जस्ट हम लोग बात की 2011 की अगर बात हम लोग करेंगे तो आई थिंक यार ये तो चीज़ जो है ना आपको 20.60 है,
और 2011 की अभी अभी तो लगभग 23% तक चला गया हुआ है वर्तमान में, ठीक है ना। तो 2011 के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, सही है, ठीक है ना। 2011 के हिसाब से 21.23, ठीक है ना, 21.23 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये 20 नहीं होगा। पिछला वाला में आप देखिएगा यहाँ पर 2011 यहाँ टाइम कन्फ्यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए 2011 देगा तो 21 समथिंग हो जाएगा। अभी तो 23% के करीब करीब है। कह रहे भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, अगर वन नीति के अनुसार देखा जाए तो भारत के कितने भूभाग पर या फिर किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश पर कितने भूभाग पर वन होना चाहिए? 33%, 33.3, यानी मतलब 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन का होना जरूरी है, तभी वहाँ के वातावरण संतुलित रहेगा। तरह मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सुंदरवन में। मैंग्रोव का सबसे अगर अधिक विस्तार देखा जाए सुंदरवन में। राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एग्जाम में ये पूछा हुआ था एक साल, बात समझे कि नहीं, कि ये एग्जाम में डायरेक्टली जो है ना क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे क्या करना होगा, चीज़ों को केयर करके दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 188 आदिवासी जिलों की बात किया जाए तो भाई साहब उन आदिवासी बड़ा नॉर्मल है, वैसे जिलों में रहेंगे जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे, जंगल झाड़ जानवर उनवर, क्योंकि बार बार वो मैक्सिमम वहीं पे रहते हैं, जंगली चीज़ों को काटते उठते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है ना, उस तरह अपना जीवन चलाते हैं। तो 60% इस जिलों में क्या था? वन का विस्तार था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन आच्छादित भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कहेगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहेगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से कहेगा प्रतिशत, क्षेत्रफल देखो सबसे अधिक जमीन पर तो मध्य प्रदेश, बात समझे कि नहीं, सबसे अधिक जमीन पर मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम, तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वही मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। बाघों का देश कहा जाता है मध्य प्रदेश, बाघों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? तो 7% है, हालांकि अभी बढ़ चुका है, लेकिन बीटीबीसी के हिसाब से 7% आपके एग्जाम में मारना है। कह कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 वर्ग में आरक्षित आरक्षित वन, रक्षित वन, और अगर बात किया जाए तो अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। अगर बात किया जाए व्यावसायिक वन है, व्यवसाय भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, तो आई थिंक पतझड़ वन में सबसे ज़्यादा व्यावसायिक वन में अगर बात किया जाए तो मेरे हिसाब से तो यार, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शीशम सागवान यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ये पतझड़ वन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ से लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा बेची जाती हैं, ठीक है ना, तो ये पतझड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो चंदन सिंपल सादाबहार वन में, क्योंकि यहाँ लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो चंदन अगर पूछ दे तो सादाबहार वन बिल्कुल बवाल तरीका से। साल पूछे, वही साल मतलब सागवान की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? पतझड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर देवदार यानी कोनी जो टाइप का होता है, ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में ज्यादातर पाए जाते हैं मेरे जान, बिल्कुल। करें 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि से परिवर्तित हुआ है? तो याद रखिए 1951 से 80 तक अगर बात किया जाए कि कितना क्षेत्रफल जो है वन जो है कृषि क्षेत्र में बदले गए हैं, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर। करेक्ट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? वन एवं वन्य प्राणी में विनाश का मुख्य कारण नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, ये तो होगा ही होगा। उभरे पैमाने पर विकास कार्य का होना। उभरे पैमाने पर क्या होता है मेरा भाई? उभरे तो यानी बड़े पैमाने पर, बड़े उभरे का यहाँ गलत लिखा गया, बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, तो ये भी बिल्कुल, ये तो कारण है ही ऑलरेडी। दूसरा, व्यापार में वृद्धि, पशुचारण में लकड़ी कटाई, तो व्यापार में वृद्धि, अगर व्यापार में वृद्धि है तो उसे वन से क्या लेना देना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कारण एक नहीं हो सकता है, तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर।
अब अगला क्वेश्चन आ रहा है क्या, टेक्सटोल का उपयोग जो है यौ नामक रसायन, यौ नामक जो पेड़ होता है ना उसी से टेक्सटोल नामक रसायन निकाला जाता है और उससे जो है कैंसर का उपयोग होता है। तो हिमालयी यौ एक पेड़ का नाम है, एग्जाम में यौ का भी पूछ सकता है कि कौन सा पेड़ कैंसर के लिए उपयोगी है। तो यौ का जो छाल होता है ना, यौ नामक पेड़ होता है, उस छाल को बस हम देख रहे रस निकाला जाता है जिसको टैक्सोल कहा जाता है, उसका कैंसर में उपयोग होता है। कुनैन किस रोग की दवा है? ओए मेरे भाई, बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुनैन का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, चरक का संबंध भारत से है। चरक, चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है। चरक का संबंध किससे था? तो आयुर्वेद से, आयुर्वेद से था, आयुर्वेद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमारे देश के प्राय लुप्त हो चुका है? चीता की बात किया जाए तो लुप्त हो चुका है, इसीलिए आपको पता ही है अफ्रीका से लाया गया था चीता, मोदी जी लाए थे, बात समझे कि नहीं। और बिहार में, सॉरी, इसको क्या किया हुआ था, मध्य प्रदेश में इसको छोड़ा हुआ था वहां पर जंगल में, ठीक है ना। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियां की संख्या सबसे अधिक है? तो किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियां, यानी कौन सा जो ऐसी प्रजाति है धरती पर जिसका सबसे ज्यादा जो है मतलब विलुप्त हो चुका है, सबसे ज्यादा जो है विलुप्त हो चुका है। तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची बनाई जाती है जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, बस हम नहीं। अगर बात किया जाए पादप प्रजाति का है मेरे भाई, तो अगर पादप, तो पादप को ग्रीन डाटा बुक, यानी इसको जो होता है बेसिकली पेड़ पौधों के लिए यूज किया जाता है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना। अगर बात करेगा ठीक है पादप यानी जंतुओं के लिए, जंतुओं के लिए, ठीक है ना, तो उसको ग्रीन डाटा बुक कहा जाता है, ग्रीन डाटा बुक। तो ग्रीन डाटा बुक कहा जाता है क्योंकि ऐसा एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि ग्रीन डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, ठीक है ना, एग्जाम में आता है। तो रेड डाटा बुक मेरा भाई मेरे जान क्या हो जाएगा आपका जानवरों के लिए, ठीक है ना, जबकि वहां पर कहा जाए ग्रीन डाटा बुक तो वो हो जाएगा आपको पेड़ पौधों के लिए, एकदम बिल्कुल बवाल। अब आगे चलते हैं, कह रहा है क्या, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे होगा? था वन्य जीव एवं प्राणियों से, ठीक है ना, वन जीव एवं वनस्पति संसाधनों से। कहेगा एक 58A, 58A कहाँ से हो जाएगा यार, 58A तो 51A होता है ना यार, 51A क्वेश्चन आई थिंक 51A होता है, बात समझे कि 58 नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से क्या बना लेंगे, 51A, संविधान की धारा 51A, ठीक है ना, 51A, ठीक है ना। 51A में अगर बात किया जाए किसका संबंध है, तो वन्य जीव वनस्पतियों की संरक्षण से। तो क्या हो जाएगा, वन्य जीव एवं वनस्पतियों की संरक्षण से मेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, घना पक्षी बिहार, ये एग्जाम में है, लगभग 4-5 नाम दिए हुए हैं और ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो घना पक्षी पूछेगा तो राजस्थान बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान बोलेगा तो उत्तराखंड में पूछिएगा, भारत के पहला है ये। मानस और काजीरंगा असम में बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गिर एवं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो गिर का मतलब ग से गी, ग से गुजरात, ठीक है ना, तो इसलिए याद रखिएगा। कह रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। सुंदरवन, सुंदरवन में मैंग्रोव पौधा पाया जाता है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। या टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा फेमस है। अरे इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अगर बात किया जाए तो घड़ियाल हो जाएगा। कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? केवल भारत की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, घड़ियाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? अरे रे रे रे, ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है, भेड़िया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित, यानी घड़ियाल के प्रजनन के लिए एक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, कहाँ पे किया गया है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में, मुरैना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अगर सफेद बाघ की पूछ दे, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, तो उड़ीसा मार दीजिएगा। क्या मारिएगा मेरे राजा? उड़ीसा मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बिल्कुल बिल्कुल मोर हो जाएगा 2009 से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर तक का हम लोगों का टारगेट था, वो था आपका भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर। ओए राजा जी, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रीय पक्षी भाई साहब मोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी जो टॉपिक बच रहा है ना उसको बवाल मचाने के लिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्जेक्टिव वगैरह भी हम ला देंगे आपको एक एक करके मस्त बवाल वाला। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।